नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कहानी एक सत्यवादी चोर और राजा वीर विक्रमाजीत, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन दोनों की बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। श्रोताओं, जो भी श्रोतागण हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, राजा विक्रम अपनी नगरी उज्जैनी में और राज कर रहे थे। और राजा विक्रम के दो रानियां थी, जिनमें से वो बड़ी वाली रानी के पास में एक दिन बैठे हुए थे। तो रानी उनको बोली कि महाराज, आज मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया है कि हमारे राज की जो उज्जैन नगर है, इसमें जो नदी है वो पूर्व दिशा की तरफ ना बहते हुए पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है, और आगे चलकर उस नदी के सारे पानी को एक गाय माता पी रही है। गाय माता सारे पानी को निगल रही है। श्रोताओं, राजा विक्रमाजीत बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर दिमाग वाले थे। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न का मतलब है हमारे राज्य में कोई चोर या ठगों का साया आने वाला है। ऐसा मन में विचार करके राजा स्वयं उस रात्रि को अपने नगर में पहरा देने के लिए एक साधारण मनुष्य का वेश बना करके पहुंच जाते हैं। और अपनी नगरी में घूमते हुए जब राजा विक्रमादित्य को आधी रात्रि हुई तो उन्हें एक चोर दिखाई दिया, और चोर ने राजा विक्रम से पूछा कि आप कौन हो। तो राजा विक्रम ने कहा कि ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि आप कौन हो। चोर ने कहा कि मैं तो एक चोर हूं। राजा विक्रम ने कहा कि मैं भी एक चोर हूं। तो राजा विक्रम कहने लगे कि आप चोर हैं तो आप चोरी क्यों नहीं कर लेते। चोर बोला कि हे भैया, मैं एक सत्यवादी चोर हूं। मैं सिर्फ 4 आने की चोरी करता हूं, एक चवन्नी की चोरी करता हूं। चवन्नी जितनी कीमत की कोई भी वस्तु हो, उसी की चोरी मैं प्रतिदिन करता हूं। मैं इससे ज्यादा चोरी नहीं कर सकता। राजा बोला कि मैं भी एक सत्यवादी चोर हूं और मैं भी 4 आने से ज्यादा चोरी नहीं कर सकता। ऐसा दोनों वार्तालाप करते हैं तो राजा विक्रमाजीत उस चोर से कहते हैं कि सुनो भैया, आपको मैं एक बहुत बड़े सेठ का घर बताता हूं, उसमें जाकर के आप चोरी कर लेना और मैं आपकी सुरक्षा के लिए दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा। राजा के कहने पर उस चोर को पता नहीं था कि ये राजा विक्रमाजीत है। चोर तो उसे चोर ही समझ रहा था। तो उसके कहने पर वो चोर, जो सत्यवादी चोर था, वो उस साहूकार के घर में घुस गया और उन्होंने काफी उसमें खोजबीन की, परंतु उन्हें काफी बड़ा बड़ा धन और माल तो दिखाई दिया, लेकिन उसे एक भी वस्तु ऐसी दिखाई नहीं दी जो 4 आने की हो। अब श्रोताओं, उसी घर में उस सेठ के एक लड़का और उस लड़के की बहू सो रही थी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उस बहू का हाथ खाट से नीचे लटक रहा था और वो ओढ़ करके सो रही थी। चोर की निगाह उसके हाथ पर पड़ी तो देखता है कि 4 आने की 2 अंगूठियां उस औरत की उंगलियों में पहनी हुई हैं। चोर ने सोचा कि 4 आने की 2 अंगूठियां हैं, क्यों ना इन अंगूठियों को इसके हाथ से निकाला जाए, इसकी उंगलियों से निकाला जाए, और एक अंगूठी को मैं रख लूंगा और एक अंगूठी को दूसरे वाले चोर को दे दूंगा जो बाहर खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ श्रोताओं, जैसे ही वो चोर उस औरत की उंगलियों में से अंगूठी को निकालने लगा तो उसने एक अंगूठी को तो निकाल लिया, लेकिन जैसे ही दूसरी अंगूठी को निकालना चाहा, उस औरत को चेत हो गया
और उस औरत ने तुरंत उस चोर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूछने लगी कि आप कौन हो। सत्यवादी चोर कहता है कि सुनो, मैं एक चोर हूं। तो उस औरत ने कहा कि मेरे घर में इतना धन, इतना माल पड़ा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ मेरी अंगूठियों को ही क्यों उतारना चाहा। सत्यवादी चोर कहने लगा कि मैं सिर्फ 4 आने की चोरी करता हूँ और आपकी अंगूठी की कीमत मुझे 4 आने लगी तो मैंने इसे उतार लिया। तो वो औरत कहने लगी कि आपने 4 आने की चोरी के लिए बोला है और 4 आने की एक अंगूठी उतार ली, तो आप फिर दूसरी अंगूठी क्यों उतार रहे हो। चोर बोला कि मैं एक नहीं, हम 2 चोर हैं, एक बाहर खड़ा हुआ है, उसे भी 4 आने की चोरी करनी है, इसलिए एक अंगूठी उसे दे दूंगा और एक अंगूठी मैं रख लूंगा। सेठ की बहू उस चोर की ऐसी बातों पर बड़ी ही सोच विचार करती है और सोचने लगी कि कितना ईमानदार चोर है। ऐसी बात अपने मन में सोच करके और वो सेठानी उस चोर पर आसक्त हो जाती है और आसक्त होने के बाद में वो औरत उस चोर से कहने लगी कि मैं आपके साथ में जाना चाहती हूँ। चोर बोला कि मैं आपको मेरे साथ अवश्य ले जाऊंगा, लेकिन बाहर एक चोर और खड़ा है, उससे मैं पूछूंगा। उसने कह दिया कि आप हमारे साथ चलो तो मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा मना कर दूंगा। चोर राजा विक्रमाजीत के पास में आया और कहने लगा कि सुनो भैया, वहां पर एक औरत की मैं अंगूठियां उतार रहा था और उसने मुझे पकड़ लिया। अब मुझसे कह रही है कि मैं आपके साथ में जाना चाहती हूँ। राजा विक्रमाजीत सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, अब इससे कैसे निपटा जाए। राजा विक्रमाजीत ने उस चोर से कहा कि उस औरत से कहना कि मैं आपको तभी साथ में ले जा सकता हूँ जब आप अपने पति को मार दोगी, और अगर वो अपने पति को मार दे तो तुम वहां रुकना मत, तुम सीधे मेरे पास में भाग करके आ जाना। चोर ने ऐसा ही कहा और औरत ने उस चोर की बातों में आकर के और अपने पति को तलवार से मार दिया। और जैसे ही उसने तलवार से उस पर वार किया, उसका सर धड़ से अलग हो गया। और यह देख करके चोर तुरंत भागकर राजा विक्रमाजीत के पास में आया और कहने लगा कि भैया, उसने तो उस आदमी को मार दिया है। राजा विक्रमाजीत कहने लगा कि मार दिया तो तू अपने घर भाग जा और मैं अपने घर भाग जाता हूँ। दोनों सत्यवादी चोर और राजा विक्रमाजीत अपने अपने घर पर भाग जाते हैं और वह औरत देखती है कि मेरे आदमी के मरने के तुरंत बाद चोर भाग चुका है। तो वह औरत जोर जोर से रोने लगती है और अपने सारे गहने उस बक्से में से निकाल करके फेंक देती है इधर उधर और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि चोर आए थे और मेरे पति को मार करके भाग गए और मेरे सारे गहने को लूट ले गए। जब उस औरत के पड़ोसी उसके पास में आए तो उन्होंने देखा कि उसका आदमी मरा पड़ा है और उसके सारे गहने इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो सभी ने सोचा कि वास्तव में कोई ना कोई चोर यहाँ पर आया है। सुबह होते ही ये सारी खबर राजा विक्रमाजीत के पास में पहुंचती हैं और विक्रमाजीत से कहने लगते हैं लोग कि हे महाराज, आपके राज्य में चोरी होने लगी है और चोर फला फला सेठ के लड़के को मार करके चले गए हैं। राजा विक्रमाजीत तो समझ गया था कि रात में चोरों ने नहीं, उसकी पत्नी ने ही उसके पति को मारा है। और फिर थोड़ी देर बाद में राजा के पास में सूचना आई कि उस सेठ की जो बहू है वो अपने पति के साथ में सती होना चाहती है। ये बात सुनकर के राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि वही औरत अपने आदमी को मार चुकी है और वही औरत अब उसके साथ में सती होने जा रही है। ऐसी बात सुनकर के राजा शमशान घाट में पहुंच जाता है और देखता है कि उस सेठ की बहू सोलह श्रृंगार करके और सती होने के लिए तैयार बैठी है। राजा ने जाकर उससे कहा कि हे सेठ की बहू, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने स्वयं ने अपने पति को मारा है और आप स्वयं अब इसी पर सती होना चाहती हो। तो औरत बोली कि सुनो महाराज, मेरा
सतीत्व अब जागृत हो चुका है और मैं मेरे किए हुए पर पूरा पछतावा कर चुकी हूँ और मेरा सतीत्व अब कह रहा है कि मेरे ना तो कोई संतान है जो मैं जी सकूं, अब तो मैं इसके साथ में ही सती होकर के मरना चाहती हूँ। मेरी अंदर की आत्मा ये बोल रही है कि मैंने जो किया है वो बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं इसके साथ सती होना चाहती हूँ। राजा ने फिर से कहा कि तिरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती होए। तो औरत बोली कि मैं मेरी जगह सही हूँ या गलत हूँ, मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाएं, अपने चरित्र को ध्यान में रखें। राजा ने उसकी ऐसी बात सुनी तो राजा एकदम से चकित रह गया और कहने लगा कि मेरा चरित्र कैसा है। तो वो औरत बोली कि सुनो राजा, आपकी जो छोटी वाली रानी है वो रात्रि के 12 बजे और एक बावड़ी के अंदर जिंद रहता है, उस जिन्न के पास में जाती है और सुबह 4 बजे वापस अपने महलों में आ जाती है। उसके चरित्र पर उंगली उठाना, मेरे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाना। ये बात उस औरत के मुंह से जब राजा विक्रमाजीत ने सुनी तो एकदम से क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि इस औरत को इसके आदमी के साथ सती कर दिया जाए और मैं चला अपने महलों को। लेकिन श्रोताओं, राजा विक्रमाजीत को यह बात सुनकर के बहुत बुरा लगा और अपने मन में सोचने लगा कि कैसे उसे पकड़ा जाए। राजा ने अपने मन में दिमाग लगाया और उसी बावड़ी के पास में जाकर के एक नाई का रूप बनाया और नाई के वेश में अपने पास एक झोले में कैंची वगैरह रख करके और जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे छुप गया। और छुप करके जैसे ही रात के 10 बजे तो जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए जब उसको काफी देर हो चुकी तो जिन्न बावड़ी में से निकल करके आया कि बाहर कोई इंसान के रोने की आवाज आ रही है। अब क्या हुआ श्रोताओं, जिन्न जैसे ही बावड़ी से बाहर निकल के आया तो उसने उससे पूछा कि हे भाई, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो राजा विक्रमाजीत नाई के वेश में था। उसने कहा कि महाराज, मैं आपका नाई हूँ और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं आपके दाढ़ी और बाल काट करके जाऊं, उसके बाद मुझे उज्जैन नगरी में जाना है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। जिन्न उस राजा विक्रमाजीत को अपनी बावड़ी में ले जाता है और बावड़ी में ले जाकर के जैसे ही अंदर जमीन के गया तो जमीन के अंदर देखता है कि उस जिन्न के बहुत अच्छे अच्छे महल, जिनमें राजा विक्रमाजीत की रानी, जो छोटी रानी थी, वो पलंग पर बैठी हुई है। अपनी रानी को पलंग पर बैठा हुआ देख करके राजा विक्रमाजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं कह पाया क्योंकि जो जिन्न था वह उसे मार देता। अब श्रोताओं, राजा विक्रमाजीत ने उस जिन्न की दाढ़ी बाल बनाए और जैसे ही 4 बजे का वक्त हुआ तो उस जिन्न ने उड़न खटोला मंगवाया और उस नाई से कहा, विक्रमाजीत रूपी नाई था, उससे कहा कि चलो आप मेरे साथ में इस खटोले में बैठ करके चलो, मैं आपको उज्जैन नगरी में छोड़ दूंगा। तो राजा विक्रमाजीत कहने लगा कि सुनो महाराज, आप दोनों रानी और आप इस खटोले में बैठ जाओ, मैं इस खटोले के नीचे लटक करके और उज्जैन नगरी में चलूंगा। जिन्न ने ऐसा ही किया, दोनों खटोले में बैठ गए, विक्रमाजीत की रानी और जिन्न। और जैसे ही खटोला उड़ा तो विक्रमाजीत उसमें नीचे लटक करके और उज्जैन नगरी में जैसे ही वो खटोला पहुंचा, राजा विक्रमाजीत अपने हाथों को उस खटोले से छोड़ देता है और सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरता है और गिरते ही अपने होश संभाल करके खड़ा हो जाता है। उधर जैसे ही वो जिन्न उस रानी को लेकर के महलों में पहुंचा तो कहने लगा कि सुनो रानी, हमारे साथ में जो नाई था वो कहाँ रह गया। लेकिन श्रोता, वो रानी उसे पहचान गई थी। वो जिन्न से कहने लगी कि सुनो जिन्न, वो नाई नहीं था, वो राजा विक्रमाजीत था। आज हमारी सारी करतूतों के बारे में विक्रमाजीत को पता चल चुका है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। राजा कहने लगा कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, उससे पहले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे दिन उगते उगते मार दूंगा। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो उस जिन्न ने अपने जादू के बल से राजा विक्रमाजीत को
कुत्ता बना दिया और कुत्ता बना करके राजा विक्रमाजीत अपने उज्जैन नगरी की गली गलियों में घूमने लगा। तो श्रोताओं, जो दूसरी रानी थी उसको पता चला कि हमारे राजा को उस जिन्न ने कुत्ता बना दिया है। तो दूसरी रानी थी, वो 14 विद्या निधान थी, वो बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन उस जिन्न के जादू के आगे उसका जादू फेल हो गया था। वो रानी अपना वेश बदल करके और उसी नगरी की गलियों में जाती है तो देखती है कि राजा विक्रमाजीत कुत्ता बने हुए घूम रहे हैं। तो विक्रमाजीत की रानी उस कुत्ते के गले में एक रस्सी बांध देती है और कहने लगती है कि सुनो राजा, तब तक आपके गले में रस्सी बंधी हुई है तब तक आपको वो जिन्न नहीं मार सकता, और आज रात के 12 बजे आप अपने महलों में आ जाना और वो जिन्न वापस आपकी रानी, जो छोटी रानी है, उसे लेने के लिए आएगा, तब जाकर उसे मारेंगे। ऐसा विचार बनाकर के रानी अपने राजा को सारी बात समझा देती है। श्रोताओं, जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो उस रानी ने अपने पीरों को याद किया और पीर तुरंत उपस्थित होकर कहने लगे कि कहिए रानी, क्या बात है। रानी कहने लगी कि सुनो पीरो, हमारे राज्य के जो राजा हैं विक्रमाजीत, उनको एक जिन्न ने अपने जादू से कुत्ता बना दिया है। आप इसे किसी भी प्रकार से पुनः राजा के रूप में लाइए। उन पीरों ने अपनी माता काली को याद किया और कुत्ते रूपी राजा विक्रमाजीत को तुरंत अपने जादू के प्रभाव से राजा बना दिया और राजा तलवार लेकर के क्रोध में आकर अपने महल के बाहर खड़ा हो जाता है। रानी उसे समझाने लगती है कि महाराज, आपके क्रोध को थोड़ा ठंडा कीजिए, जिन्न को अभी आने में थोड़ा समय है। थोड़ी देर बाद में श्रोताओं, जिन्न अपने उसी उड़न खटोले में आता है और जैसे ही महल के दरवाजे के पास में उड़न खटोला उतरता है तो उतरते ही राजा तो पहले से ही तलवार लेकर के बैठा हुआ था। उस जिन्न को एकदम से तलवार के प्रहार से मार देता है और जिन्न को मारने के बाद में राजा विक्रमाजीत अपने महलों में उसी रानी के पास में जाते हैं और रानी समझ रही थी कि मेरा जिन्न आ रहा है। तो जैसे ही राजा उसमें प्रवेश करता है, रानी बोली, आओ मेरे जिन्न। राजा विक्रमाजीत कहने लगे कि मैं जिन्न नहीं हूँ, मैं इस नगर का राजा विक्रमाजीत हूँ। विक्रमाजीत का नाम सुनते ही रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतनी देर कहाँ थी, राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी की गर्दन को काट दिया। दोनों की लाश को 2 बोरियों में पैक करवा दिया और दोनों बोरियों में पैक करवाने के बाद में जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा करके और रात्रि काल के समय ही उन दोनों को जमीन में दफना दिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो इंसान गलत कार्य करेगा उसका परिणाम गलत ही निकलेगा, और जो इंसान सही काम करेगा उसका परिणाम सही निकलेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी गलत कार्य करने से बचते रहना चाहिए, और अनजाने में कोई गलती हो भी जाए तो उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए और प्रभु का भजन प्रतिदिन करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।